तो यूसीसी जरूरी या फिर मजबूरी, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश हमने की है और हमारी ये पेशकश यही आपको बताएगी। लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, पूरे टाइम आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कई सवाल है जो शुरुआत में हमने आपको दिखाए, जाहिर सी बात है उनका जवाब आप जानना चाहेंगे। क्या है यूसीसी, ये भी आपको हमने समझाया, लेकिन इस पर जो हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है वो क्या सोचता है, ये सबसे पहले एक एक रिएक्शन सारे मेहमानों से ले लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी योगी देवनाथ बाबू जी से, जो कि प्रभारी है हिंदू युवा वाहिनी गुजरात के। योगी जी, आपका पहला रिएक्शन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या है, सबसे पहले जल्दी से। मुझे लगता है देश के अंदर एकता लानी है। देखो, धर्म अपनी अपनी जगह होते, धर्म से बढ़कर राष्ट्र होता है। अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित है तो हर नागरिक के अंदर, नागरिक को ये अंदर होना चाहिए कि मैं एक हूँ, मेरा देश का कानून एक है। मैं अपना आश्रम का कोई भी ऑर्डर करूं, भाई नहीं ये मैं नहीं मानने वाला, ऐसा नहीं चलेगा। देश के अंदर सिविल कोड होना चाहिए, हर नागरिक के लिए कानून एक होना चाहिए। हमारा राष्ट्र एक है और हमारे कानून अलग अलग, ये कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कई सालों से ये मांग थी, हर नागरिक की मांग थी, हर देशवासी की मांग थी, भाई सिविल कोड होना चाहिए देश के अंदर। आप देश की अखंडता को कैसे रख पाएंगे? जब देश के अंदर एकता होगी तभी आप अखंडता को रख पाएंगे। कहता है कि धार्मिक आजादी की जो बात कहता है संविधान, फिर उसका क्या? धार्मिक आजादी में है नहीं, धार्मिक आजादी के ऊपर देश का राष्ट्र, देश का संविधान है। धार्मिक मैं जो भी कहूँ थोड़ा वो हो सकता है, मेरा कानून कायदा थोड़ा चलेगा, मेरी बातें थोड़ी चलेगा। देश का संविधान है, देश की पार्लियामेंट है, ठीक है, वो तय करेंगे देश के अंदर क्या होना चाहिए। मैं ठीक है योगी जी, आते हैं फिर आपके पास। ठीक है योगी जी। ताहिरा जी, मैं आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि क्या देश के लिए इस समय यूसीसी जरूरी है या नहीं? देखिए, महिलाओं के सोशल जेंडर जस्टिस के लिए तो यूसीसी के लिए कोई टाइम नहीं, जेंडर जस्टिस होना चाहिए। और ये सिर्फ अभी आपका जब शुरुआत हुई थी तो कहा था कि ज़्यादा विरोध जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहा है, इसको मैं नहीं मानती। इसको मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये यूसीसी जो महिलाओं का इशू है, ये सभी पर्सनल लॉज एंटी वीमेन है, सिर्फ मुस्लिम ऐसा नहीं है पर्सनल एंटी वीमेन है, सारे हैं। उसमें रिफॉर्म कीजिए, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उनको बदल दीजिए। जैसे कहा जा रहा है कि मैरिज है, अडॉप्शन है, जैसे ट्रिपल तलाक का हटाया गया क्योंकि वो तो कुरान में भी नहीं था, वो तो मैन मेड करना चाहिए। पेट्राकल सोसाइटी ने इसको जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको आगे बढ़ाया था। हाँ, लेकिन अभी वो मसौदा, वो ड्राफ्ट भी तो सामने आना चाहिए। ये बड़ी बात आपने कही ताहिरा जी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि बिना ड्राफ्ट के कोई भी चर्चा, ये कोई भी बहस कोई कैसे करेगा। आएंगे ताहिरा जी आपके पास, सारे मेहमानों से पहले एक एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से, छोटा छोटा। अश्विनी दुबे जी, आपकी राय, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अगर हम इसे कानून के हिसाब से ही समझे, लॉ के हिसाब से ही समझे, तो क्या कैसे इसे समझे? यूसीसी कानून कितना जरूरी, और वाकई में जरूरी या मजबूरी? जो सवाल लगातार मजबूरी इसलिए नहीं होगा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने जान वलवत्तम के केस में, शायरा बानो के केस में, शाह बानो के केस में, अश्विनी उपाध्याय के केस में, सरला मुदगल के केस में कहा है कि आर्टिकल 44 ट्रू लेटर स्पिरिट में लागू होना चाहिए। मजबूरी की बात है। अब हम दूसरी बात करते हैं। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बहस के दौरान, अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उसी संविधान सभा की बहस में 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की एक जरूरत है। लेकिन उस समय जो लोग फंडामेंटलिस्ट रहे होंगे, मैं आज समझ पा रहा हूं, उन लोगों के दबाव के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू। इसीलिए एक बात और सुनिए, आपके डिस्कशन के लिए बुलाया, खत्म करने दीजिए। इसीलिए आर्टिकल 44 को संविधान में छोड़ा गया कि सरकारें समय आने पर जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं, यहां लागू करेंगी, ताकि जेंडर जस्टिस सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा सके और जो लैंगिक विषमताएं हैं उनको दूर किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राजेश जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि क्या इस समय देश के लिए यूसीसी जरूरी है या मजबूरी है? और जैसा अश्विनी जी भी कह रहे थे कि एक वक्त ऐसा आए जब चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए, तो क्या ये सही समय है?
संक्षेप में मैं 3 बातें बताना चाहूंगा। एक भोजपुरी में 2 मुहावरे हैं। एक तो सूत न कपास जुलाहो में लठम लट्ठा। दूसरा मुहावरा है कि गाछे कटहर ओठे तेल, मतलब कटहल जो है पेड़ पे है लेकिन ओठ में तेल लगा रहे हैं। तीसरा यह है कि कुछ लोग सिगरेट पीते हुए आंख से धुआं निकालने की प्रक्रिया में सिगरेट से जला देते हैं। बाकी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मतलब एक चीज थोड़ा आप ये अब क्लियर करें, क्योंकि इसको लेकर के भ्रम की स्थिति भी काफी ज्यादा अभी है, तो वो भ्रम की स्थिति भी तो क्लियर करना जरूरी है। भ्रम की स्थिति इसलिए है क्योंकि अभी भी परफेक्ट ड्राफ्ट नहीं आया है सरकार की तरफ से। जब तक ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद चर्चा हो सकती है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, तो उससे आना चाहिए। जी, थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, ड्राफ्ट में पता भी तो चले कि आखिर उसमें क्या मसौदा तैयार किया गया। चलिए स्टूडियो 2 का रुख करते हैं, जहां से हमारी सहयोगी नीतू और साथ ही साथ दीपिका लगातार हमारे साथ मौजूद है। नीतू और दीपिका, ओवर टू यू। ठीक है, अब मैंने सभी मेहमानों को सुना। मेरा सवाल अश्विनी जी से है, क्योंकि आप वकील हैं और बहुत बारीकी से आप चीज़ों को बता रहे हैं। अश्विनी जी, ये जो यूसीसी है, सभी धर्म में प्रथाएं अलग अलग है और इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी प्रथाएं जो हैं वो बदलती जा रही हैं। तो क्या इन प्रथाओं को एक समान करना कितना आसान आपको लगता है? नहीं, किसने कहा प्रथाएं एक समान होंगी? और आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। धर्म का पालन करना, मेरा अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, आपका अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, लेकिन कानून को संहिताबद्ध करने का अधिकार, महिलाओं को, बच्चों को जमीन में बंटवारा एक जैसा करने का अधिकार, यह संविधान की मूल भावना कहती है। आजादी के 75 वर्षों बाद अगर हम एक धर्मनिरपेक्ष शासन की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही है कि सभी धर्मों से हटकर एक जैसा कानून। यानी आजादी के 75 वर्षों के बाद भी अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड ट्रू लेटर स्पिरिट में लागू नहीं हुआ है और हर धर्म के लोगों के अलग अलग पर्सनल लॉज है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 खुद कहता है लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये कौन सा लॉ डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट की डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं? अश्विनी जी, तो इस पे एक मत बनाना ये कितना चुनौतीपूर्ण, क्योंकि आप देखिए यूसीसी का अभी ड्राफ्ट नहीं आया है, कुछ भी चीजें तैयार नहीं है, विरोध हो रहा है। ठीक है, धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं, उसको तो स्वीकार लेंगे, लेकिन सरकारें जब विरोध कर रही हैं उसका क्या करेंगे? देखिए, लॉ कमीशन, सुनिए इसका जवाब मैं देता हूं। बार बार जो बात आ रही, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशंस मंगाई लोगों से। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने कहा आप अपनी अपनी बात कहिए, ड्राफ्ट में क्या क्या होना चाहिए वो बताइए। यानी आपका पहला खांचा देश की एक एजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, दूसरा रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, उनकी अगुवाई में उत्तराखंड में ऑलरेडी एक कमेटी बनी, यानी एक खांचा वहां, यानी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सजेशंस हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए वो आए। अब एक बात और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ये ऐसा नहीं है जरूरी कि जो हिंदू लॉ है वो हिंदू लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो जिस जगह की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मैं जैसा समझता हूं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म सिविल कोड में लागू किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी यहाँ पर एक गठन किया गया है, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैसे वो काम करेंगे, चूंकि कहा जा रहा है कि जो मॉनसून सत्र आ रहा है उसमें इसे कानूनी जामा पहनाने की तैयारी चल रही है। अभी तो विपक्ष से बात भी नहीं की गई है, उनको भी एक राय रखा नहीं गया है, कुछ साथ में है लेकिन कुछ विपक्ष में भी तो है। तो ये जो कमेटी का गठन किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, इसकी भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स निश्चित तौर पर जब कोई लेजिस्लेटिव चेंज होता है, हाँ। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए आप देखिए पहली सीढ़ी है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और इसीलिए आप देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि आप इस पर अपने अपने सुझाव, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जरूरी होता है। पब्लिक ओपिनियन पहले फोरम पर स्टैट्यूटरी बॉडी में, दूसरा फोरम जब पार्लियामेंट में आएगा तब बहस, तीसरा बार बार जो बात आती है, एक बड़ा मैं इसलिए क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपके मंच पर यह बात नहीं हुई हो, बात होती है कि आर्टिकल 371 है जो नॉर्थ ईस्ट की, वो उसको कैसे आप इनकलकेट करेंगे। बात होती है कि जो जनजातीय समूह के जो अपने नियम है उनको कैसे इनकलकेट करेंगे। बात होती है कि विभिन्न विभिन्न धर्मों के विभिन्न विभिन्न कानून है उनको कैसे इनकलकेट करेंगे। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ही तो ये इंश्योर करना है, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए। बाकी राज्य के नीति निर्धारित जो तत्व हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, उनको देखना है कि किस तरीके से देश में यूनिफॉर्मिटी करके एक जैसा लॉ एडॉप्शन, सक्सेशन, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए आए।
बिल्कुल, देखिए, परिवर्तन अश्वनी संसार दुबे का जी- नियम, बिल्कुल। हाँ, हाँ, नीता, अश्वनी कुछ दुबे कहिए जी आप। ने इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए कानूनी समझ जिसे होगी वो बेहतर तरीके से बता सकता है कि आखिर इसमें क्या है। और यही चीज है, क्योंकि समझ है नहीं, जानकारी लोगों तक है नहीं, तो वो किसी भी भ्रम की स्थिति का शिकार हो रहा है। लेकिन अश्विनी जी ने जिस तरीके से पूरी बातें समझाई, उम्मीद है कि आपको अगर कोई भी भ्रम होगा तो न्यूज इंडिया का ये प्रोग्राम देख करके शायद वो दूर हो जाएगा, या फिर आपके मन में कोई भी अगर सवाल होगा तो आज उसको न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। आइए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिरा जी के पास एक बार फिर से हम चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ताहिरा जी, जैसे आपने उस वक्त कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि देखिए जो पहले से ही है, या फिर इस्लाम भी उनकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक तबके को खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि वो विरोध कर रहा है, लेकिन आपने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है क्यों बैठकें कर रहा है, क्यों लगातार वो ये बात कह रहा है कि इसका हम विरोध करेंगे? कुछ तो है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई मुसलमानों की लीडरशिप थोड़ी है, कि एनजीओ है, तो वो कर रहा है। इससे पहले ट्रिपल तलाक पे भी किया, बट उन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते भी हैं। उसमें कुरान तक में नहीं है ये बात। राइट, नहीं तो मानते लाख हो। देखिए, एक तबका तो हर जगह है। वैसे तो यहाँ भी क्रिश्चियंस में होंगे कुछ लोग जो रिजिड है, वो भी खड़े होंगे। क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात की है अभी अश्वनी जी ने, जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूट की थी उन्होंने हिंदू सभा, हिंदू विद्वानों की एक सब बनाई गई थी कमेटी जो इस पे बात करे, उसके बाद वो हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे थे। लेकिन जब लाए तो टॉल लीडर्स, उनके नाम अश्वनी जी ने नहीं बताए, लेकिन वो टॉल लीडर्स थे जिन्होंने अपोजिशन में आए थे। बहुत टॉल लीडर थे, पढ़े लिखे लीडर थे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वी डोंट एक्सपेक्ट। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। दोनों टाइप के लीडर थे। और पहले लॉ मिनिस्टर आजाद हिंदुस्तान के रिजाइन किया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ये अंबेडकर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया, और उसके बाद नेहरू ने 4 हिस्सों में इसको हिंदू कोड बिल को पास किया था। वही मैं कह रही हूँ कि रिफॉर्म कीजिए, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, आए अच्छी बात है। महिलाओं के लिए जेंडर की बात होनी चाहिए। अंबेडकर ने खुद कहा था कि मैं जब इसको लाने की बात कर रहा हूँ यूसीसी को, तो मेरे दिमाग में है कि जेंडर जस्टिस के लिए एक रोड, एक पाथ तैयार होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप बाय फोर्स नहीं ला सकते। ठीक है योगी जी, अब मैं आपसे समझना ये चाहेंगे कि देखिए, कहा यह जा रहा है कि यूसीसी को लेकर के ड्राफ्ट तो अभी तैयार है नहीं, कुछ चीजें हैं नहीं, भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, और कई संगठन जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। हिंदू संगठन इसका सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। फिर इसका हल निकलेगा कैसे? क्योंकि आप देखें, कहा यह जाता है कि आईपीसी में जब आप मानते हैं तो फिर सिविल में क्यों नहीं? देखिए, अपने यहाँ एक कहावत है, जन्म लिया ना उससे पहले मुंडन की तैयारी हो रही है। अभी जो कुछ ड्राफ्ट वो आया ही नहीं है। अगर ड्राफ्ट आएगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसके बाद वो समझने वाली बातें हैं, या किस समाज को क्या लागू पड़ रहा है क्या नहीं होता है। देखिए, मेरा मानना है इसके अंदर विशेषकर महिलाओं के अंदर है भाई, जो सीरिया कानून है, कायदा इनका है, तो उसके अंदर विवाह की उम्र क्या है, या 9 का 10 साल, ये मैंने जाना है 9 से 10 साल है, अलग अलग उनके कुछ है। तो भाई हमारे देश के, एक देश की रहने वाली हमारी बहन बेटी है, या इस्लाम मुसलमान की बेटी है तो हिंदुस्तान की बेटी है। एक हिंदू की लड़की 18 साल की शादी हो रही है, एक मुसलमान लड़की है उसकी 9 साल की, ये क्यों? ये तो महिलाओं के लिए तो यही तो पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि ये हमारा अधिकार है। ताहिरा जी, पर्सनल लॉ बोर्ड यही तो कह रहा है ये हमारा अधिकार है, धार्मिक आजादी है हमारे पास। धार्मिक कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, कोई एनजीओ ये नहीं कह सकता। वो एक एनजीओ है, एनजीओ है वो राइट टू से कि हमारा अधिकार है। जब सबसे बड़ा लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और चाइल्ड मैरिज बैन है, सती प्रथा बैन है, तो उनके कहने से क्या होता? वो तो बहुत कुछ कह सकते हैं। यहाँ बैठ के हम बहुत कुछ कह दे, आप कह दीजिए, तो क्या वो हमारे देश का कानून है? नहीं तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो मानते हैं वो तो मानेंगे ही। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निकली हुई हर एक बात मानते हैं वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना, डिस्क्रिमिनेटरी जितने, देखिए डिस्क्रिमिनेटरी जितने भी लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तुरंत रिफॉर्म करके कोडिफाई करना चाहिए। पहले ये काम होना चाहिए। पर्सनल लॉज को कोडिफाई कीजिए। अगर महिलाओं के हित में करना चाहते हैं, जिससे उनका एडॉप्शन का, उनका इनहेरिटेंस का, उनका डाइवोर्स, उनकी मैरिज, ये सब में उनको जस्टिस मिले,
तो उसको कोडिफाई कीजिए ना। लेकिन अभी तो ताहिरा जी आपने खुद नहीं कहा था जस्टिस में लेने की जरूरत क्या है, आपने codify खुद कहा की था कि बात जिस कोई तरीके कर से नहीं रहा, तलाक उसको हुई या reform 3 कीजिए, तलाक बैन codify हुई, कीजिए। ये तो तरीका इस्लाम भी नहीं अपनाता, और जब इस्लाम नहीं अपनाता तो फिर विरोध उसका भी हुआ था कि 3 तलाक बैन क्यों किया जा रहा इस्लाम है। का नहीं था, हाँ, जबकि 22 इस्लामिक कंट्री बैन कर चुके थे, तो उससे क्या होता, पर्सनल लोग वोट के साथ जो खड़े थे उन्होंने भी मुंह की खाई। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड स्टूड विद द वीमेन, वो औरतों के साथ खड़ा हुआ देश की। ठीक है, तो योगी जी होगा कैसे ये? तो उसमें हुआ योगी जी होगा कैसे? किरकिरी हुई, अभिषेक सुनिए, देखिएगा 3 तलाक आया, किसको फायदा पहुंचा? मुस्लिम महिलाओं को फायदा पहुंचा, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, ये प्रॉब्लम उनके लिए थी। भाई मैं कहता हूं सिविल कोड आने से मेरी कोई पूजा पद्धति नहीं बदल जाएगी, या कोई नमाज पढ़ता उसकी नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये तो एक देश समानता की बात है भैया। जो हमारे जीवन के अंदर निजी व्यवहार होते हैं, या बेटियों का हो, अन्य कोई भी हो, या संपत्ति के विषय में हो, ये कानून है। ऐसा तो नहीं है आपको अपना धर्म चेंज करना है या पूजा पद्धति आपको बदलनी है, ये तो सीधा है। और ये खासकर जो अभी कुछ हुआ है नहीं, उससे पहले ऊंचे नीचे कूद रहे हैं, अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, अपनी दुकानदारी दिखाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो ठीक है, और फिर ताहिरा जैसे जी कॉनराड से संगमा जवाब विरोध दें। कर रहे हैं, उसका क्या? कॉनराड संगमा विरोध कर रहे हैं, उसका क्या? सॉरी, कॉनराड संगमा जो है मेघालय के सीएम, वो विरोध कर रहे हैं, फिर उसका क्या? नहीं, देखिए ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ का देश है, उसके अंदर 5 जने गिने चुने लोग कोई विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं होता। लोकशाही के अंदर ऐसा होता है और ऐसा चलता है। बहुमति किस चीज के अंदर है, देश की जनता क्या चाहती है, वो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, और उसी को ध्यान में रखते हुए तो हमने अपना पूरा सर्वे कराया योगी जी, जनता क्या चाहती है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये पूरा सर्वे कराया था। पासवान जी आपने लोकतंत्र के अंदर ठीक है, आएंगे आपके पास योगी जी, आएंगे आपके पास, और भी मेहमान है। पासवान जी, आपने शुरुआत में 3 मुहावरे तो बता दिए, अब जरा उन मुहावरों की व्याख्या भी कर दीजिए, अर्थ भी समझा दीजिए, क्या था आपका मुहावरा? ये था कि जैसा आपने बताया कि इसका कंप्लीट ड्राफ्ट अभी भारत सरकार ने जारी नहीं किया है। राज्यसभा की वेबसाइट पे माननीय सांसद किरोड़ीलाल मीना जी ने बहुत पहले बिल पेश किया था, वो अवेलेबल है उस पे वहाँ पे, और जिसका एडवोकेट साहब ने जिक्र किया उन सभी उदाहरणों का, इनफैक्ट अंग्रेजी शासन काल में जो सती प्रथा थी उनका भी जिक्र है। और उन्होंने जो 4 बातें आपने बताई कि इसका संबंध शादी से, तलाक से, उत्तराधिकार से, वसीयत से इसका संबंध है इस कोड का, इसका बहुत बड़े पैमाने पे कोई परिवर्तन नहीं आने जाने वाला जो अभी ड्राफ्ट मौजूद है। लेकिन एक मामला ये आ रहा है कि एक कानून, एक देश, एक विधान, ये सारी चीजें ये अभी क्लियर नहीं है कि उसके तहत आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र सर ने किया, बहुत सही सर ने किया, वो चाहते थे कि ये यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो इस देश में उस समय जो धर्म के नाम पे जो एक उन्माद पैदा हो रहा था उसके भी सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि समाज में सुधार की कोई से होनी चाहिए, समाज में वैसा अनुकूल माहौल बनना चाहिए ताकि हम एक समान व्यवहार वाली मनस्थिति में आ जाए। उस हिंदू कोड बिल को लेकर के गीता प्रेस के कल्याण में बहुत अपशब्द लिखे गए डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ, और इस समय उस समय धर्म के जो बहुत बड़े स्टॉलवार्ट थे और राजनीति के जो बड़े स्टॉलवार्ट थे उन सब ने विरोध किया, तो इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो समाज की दमित शोषित जातियां हैं, भारतीय संविधान उनके लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान करता है, लेकिन उन्हें आशंका है, और मुझसे मेरे बहुत से मित्रों से बात हुई दलित और ओबीसी समाज के, वे डरे हुए हैं कि एक समान के नाम पे उनके आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। एक जैसे जो सहूलियतें हैं, फी में कंसेशन, नौकरियों में कंसेशन, आरक्षण, ये सारी चीजें खत्म कर दी जाएगी। ये उनके मन में डर है, इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आदिवासी समाज का जो डर है उसको लेकर के कुछ चीजें जो हैं, हमने डेटा जो तैयार किया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पीसीआर की टीम से कि अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े को और झारखंड के आंकड़े को ग्राफिक्स के जरिए वो दिखा पाएं कि हमने जो वहां सर्वे किया कितने फीसदी लोग ये मानते हैं कि वहां पर अगर खास करके छत्तीसगढ़ का इलाका जो है और झारखंड का जो इलाका है वहां पर अगर सर्वे जो हमने सर्वे किया, अगर यूसीसी आता है तो उनकी क्या राय है, यूसीसी आनी चाहिए या नहीं। ये ग्राफिक्स जल्दी से अगर पीसीआर की टीम प्ले करे, मैं रिक्वेस्ट उनसे करूंगा वो प्ले करे। तब तक राजेश जी, ये बातें तो चलिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप दक्षिण भारत की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वहां पर कई ऐसे रीति रिवाज जो हैं, चाहे वो
हिंदू समाज हो, हिंदू समाज में भी ऐसे रीति रिवाज हैं जिसको वो इग्नोर नहीं करेंगे। वहां अगर देखें तो आपसी संबंध में भी शादियां होती हैं। अभिषेक, जो सवाल आप ये देखिए पूछे थे, आंकड़ा उसका आ जवाब गया। है। ये देखिए यूसीसी को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के जो हमने सर्वे किया, तो 60% लोग ये मानते हैं कि हाँ यूसीसी आना चाहिए और उनको फायदा मिलेगा। 30% लोग ये कहते हैं कि नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, और महज 2% लोग ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि इसका क्या असर होगा। तो देखिए आदिवासियों को लेकर के पासवान साहब जो समस्या थी वो तो दूर है, आदिवासी भी ऑलमोस्ट चाहते ही हैं, अगर ये स्थिति हम जो देख रहे हैं। देखिए, अगर उन्हें यह बताया जाता कि यूसीसी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके बाद उनके जो उत्तर होते मुझे अधिक विश्वसनीय लगते। दूसरी बात जो कह रहे हैं, देखिए शादी कैसे होगी कैसे नहीं होगी, इस तरह की रवायतें सभी ये धार्मिक रिचुअल्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये जो वर्तमान में लोअर आइसवा की वेबसाइट पे जो मौजूद है उसमें अंततः क्या आएगा, क्या चीजें आएंगी, उसके बाद ही क्लियर होगी वो क्या चाहेंगे। और ये देखिए कई बार मुझे लगता है ना कि बॉलीवुड की फिल्मों को देख लगता है कि सबसे बड़ी समस्या शादी ही है, तो यूसीसी को भी देख लगता है कि सबसे बड़ी समस्या शादी है, क्योंकि तलाक को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के, वसीयत को लेकर हमारे पास ऑलरेडी कानून मौजूद हैं। यदि पति पत्नी को विदेश जाना हो तो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो हमारी शादी वो मान्य नहीं होती। अश्विनी जी, जिस तरीके से देखिए बार बार कहा यह जा रहा है कि ड्राफ्ट आने दीजिए, या फिर नहीं लग रहा आपको कि सरकार को पहले क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर पूरा मसौदा क्या तैयार हुआ, तो शायद आसानी होगी इसे लागू करने में? निश्चित तौर पर देखिए मसौदे के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, संविधान सम्मत, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई व्यवस्था वाले देश में रहते हैं, जहां पर किसी भी निर्णय को लेने से पहले जनता की राय सर्वोपरि होती है। परंतु फिर मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहूंगा कि ये हाइप टीवी मीडिया ने दिया है। अभी जो ड्राफ्ट की बात हो रही है, जो डिस्कशन हो रहा है, सिर्फ एक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए हर कोई ये जान रहा है कि इसमें जो भी चीजें, जो भी ड्राफ्ट होगा वो रिलेटेड टू सिविल होगा, सिविल से रिलेटेड होगा। इसी मीडिया ने हाइक दिया हो, ये एक अलग इशू हो सकता है, शायद हो, लेकिन जो चीजें होंगी वो चेंजेस तो सिविल में होंगी, ये हर कोई जान रहा है। 50 सेकंड का समय दीजिए। 50 सेकंड का समय सर, बस एक लाइन ऐड कर दो इसमें अश्विनी जी। मीडिया को हाइक इसलिए भी देना पड़ा ना सर, जब क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर मंच पर और पूरी भरी सभा में जब जिक्र करते हैं इस चीज का, तो जाहिर सी बात है कि वो सुर्खियां बनता है सर। 50 सेकंड का मुझे समय दीजिए। बिल्कुल। मैं 3 बिंदुओं की तरह इंगित करूंगा। पहला बिंदु होगा संवैधानिक, दूसरा बिंदु होगा ब्रिटिशर्स के समय पर औपनिवेशिक काल में जिस कानून की चर्चा की गई, जहां से शुरुआत हुई, और तीसरा देश की जो सर्वोच्च अदालत है, जो ये देखती है कि कोई कानून जो बन रहा है वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, आर्बिट्री तो नहीं है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करता है। अब हम आते हैं 1835 में 3 मुद्दों, अपराधों, सपूतों और अनुबंधों। अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिविल। 1835 में जिस समय क्रिमिनल लॉ की बात चल रही थी, उसी समय सिविल लॉ की भी बात चली। क्या परिस्थितियां रही होंगी कि ब्रिटिशर्स जैसे लोग इस देश में सिविल कोड नहीं ला पाए। हिंदू मुसलमान पर मत जाइए, सिख ईसाई पर मत जाइए, मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सभी धर्मों की। हमारे अगर हिंदू समाज में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। बाल विवाह अपराध है, वो रोका गया, पॉक्सो एक्ट लाया गया, महिलाओं को बराबर का हिस्सा दिया गया, और आज भी रिफॉर्म जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले कहा हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। क्या वो हिस्सेदारी हमारी दूसरी बहनों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो हिस्सेदारी अपने पिता की संपत्ति में दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए? कब तक हम इस बात का रोना रोते रहेंगे कि हम धार्मिक प्रथाओं से चलने वाले देश हैं? फिर समझना होगा कानून और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, और भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 आपको धर्म को प्रोपोगेट करने की, धर्म पूजा प्रार्थना करने की इजाजत देता है, लेकिन कानून को संहिताबद्ध करने से कहीं नहीं रोकता। वही संविधान कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड द लॉ फ्रेम बाय द बॉडीज। अब इसके बाद आ जाए सुप्रीम कोर्ट। 1 मिनट, आपने 50 सेकंड बोला था, मैं जल्दी सुन लीजिए। भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हुई। अब 50 सेकंड और दे दीजिए, चलिए मेरी रिक्वेस्ट और सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जान वलवत्तम के केस में क्यों कहा
सरला मुदगल के केस में क्यों कहा कि अनुच्छेद 44 तो अपनी बात ही खोता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2019 में यह क्यों कहा कि गोवा एक ऐसा शाइनिंग एग्जाम्पल है इस देश का जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से बड़ी उसके साथ इफेक्टिवली लागू हो रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये सारी व्यवस्थाएं उस संविधान में है, जनजातियों की भी बात है, धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी बात है, बहुतायतों की भी बात है, सबके आरक्षण की भी उसी बात में, SC ST की जिसकी पासवान जी बात कर रहे हैं उसी संविधान में दिया गया। 2 तरह के आरक्षण है, एक आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल है जो SC ST को देता है वो संवैधानिक है, वो पहले से चला रहा है, और एक स्टैट्यूटरी आज ही की एक रिपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस को अलग किया जाएगा यूसीसी से। ये एक रिपोर्ट आ रही है। देखिए वो अब ड्राफ्ट आएगा, सब सामने होगा, सबका सामने आएगा, तब मैं भी अपनी बात, अपनी रिकमेंडेशन दूंगा, रिपोर्ट दूंगा, मैं भी अपनी बात कहूंगा, ड्राफ्ट तो आ जाए। लेकिन ये इसलिए नहीं जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आज हम आजादी के 73 वर्षों बाद धर्मनिरपेक्षता के मूल स्वरूप को प्रैक्टिस करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना पड़ेगा। सवाल दरअसल सरकार की मंशा को लेकर इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर ये इतना ही जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट भी दखल देकर के कह रहा है कि लागू कीजिए, सरकार कर क्यों नहीं रही, क्यों इतना वक्त ले रही है? ताहिरा जी कुछ कहना चाह रही है। ताहिरा जी, मेरा कहना है गोवा सिविल कोड की बात की अश्वनी जी ने। गोवा सिविल कोड में एक क्लॉज जो है वो उसका मुझे बहुत मैं ऑब्जेक्शनेबल मानती हूँ कि हिंदू पति जो है वो दूसरी पत्नी ला सकता है अगर वाइफ फेल्स टू डिलीवर मेल चाइल्ड बाय एज ऑफ 30 ओनली। तो ये आप सोचिए कि महिला के साथ वी नो कि साइंटिफिक इसमें कौन जिम्मेदार है, और उसके बाद औरत क्या है भाई, कोई जानवर तो है नहीं कि वो ये देगी ये नहीं देगी ये नहीं देगी तो उसको हटा देंगे। तो जितने मैंने इससे पहले कहा था अश्वनी जी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है, जो भी प्रैक्टिसेस है किसी भी पर्सनल लॉ में हो उसको हटा देना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए, कोडिफाई कीजिए। ताहिरा जी आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हुआ जा सकता है, बात आप दिल से कर रहे हैं जी। ठीक है ताहिरा जी बहुत सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन जरा देखिए यूसीसी को लेकर आधी आबादी बहुत निगाह गड़ा के खड़ी हुई है, उसकी बहुत उम्मीदें भी है यूसीसी से। तो ताहिरा जी क्या लगता है आपको, जो आधी आबादी है उसको कितना फायदा होगा यूसीसी से? भाई अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, पहले से चल रहा है, आप तो कह रहे थे उम्मीद कितनी रख सकती है? ड्राफ्ट तैयार होगा लेकिन जो उम्मीदें होती ना जी, मेरा मानना है कि मैरिजेस जी नहीं, मेरी उम्मीद है कि उसमें जो है महिलाओं को बराबर का राइट मिले प्रॉपर्टी में, उनको डिवोर्स के लिए आसानी हो, उनके लिए मैरिज आसान हो, डाउरी जिसका बन गया है एक्ट वो इम्प्लीमेंट की जाए, हमारी बेटियों को, हमारी ऑप्रेस क्लास की बच्चियों को परेशानी ना हो, एडॉप्शन आसान हो, ये सब तमाम चीजें हो जिससे कि उनकी अस्मिता के साथ हो जी सके। मैंने तो पहले ही कहा कि महिलाओं की अस्मिता के लिए मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, आएंगे ताहिरा जी, हम आपके पास भी आएंगे। अश्विनी जी मुझे ये बताइए, यूसीसी से कुछ लोगों की राय ऐसी भी बनी है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, कई ऐसे मामले जो हैं वो कोर्ट में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और वो सालों साल चल रहे हैं। राम मंदिर का एग्जाम्पल आप बाखूबी जानते हैं। तो क्या यूसीसी आने के बाद जो एक समान जो कानून होगा, उसके आने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया या जो लंबे मामले चलते हैं कोर्ट में वो भी कम हो जाएंगे, आसान हो जाएगा? क्या ऐसा संभव है? क्या देखिए मैं बिल्कुल, देखिए 3 बातों की तरफ। पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? मौलिक अधिकार हैं संविधान में, कहेगा रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब उसी जगह पर जब बात आ जाती है, मान लीजिए यहां के मेजॉरिटी मुकदमे की, तो कहते हैं कोडिफाइड लॉ है, कानून के मुताबिक चलेंगे। मान लीजिए माइनॉरिटीज के मुकदमे की बात आती, कहते हैं भाई आपका पर्सनल लॉ है। तो यानी 2 डिफरेंट जजमेंट आई कि नहीं आई? इसलिए क्योंकि एक जैसा कानून नहीं है। देखिए विवाह की पद्धति सबकी, क्योंकि इसमें विवाह नहीं शामिल है, सिर्फ 4 बातें शामिल हैं। उत्तराधिकार, तलाक। तलाक माने अब तलाक का जैसे गांवों में कह देते थे पहले कि छोड़ दिया, वो व्यवस्था कह दिया, 3 बार कोई शब्द प्रोनाउंस कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, या जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तलाक या डाइवोर्स हैं। उसके अलावा इनहेरिटेंस माने संपत्ति में पिता के पिता की संपत्ति में, और एडॉप्शन की, ये जो प्रॉपर्टीज को लेकर के, इसको लेकर के उस पर जरूरत है। और अलग अलग कानून है। पर्सनल लॉ की बात आती है, कोर्टों को अलग जजमेंट देनी पड़ती है, अलग समय लगता है।
एक जैसा संहिताबद्ध अगर कानून होगा तो एक जैसे ना। अब गोवा की बात ताहिरा जी ने की, बिल्कुल गोवा का ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है बेटे वाला, वो जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो उसको रखेंगे, और नहीं रखेंगे तो हम सब डिमांड करेंगे कि आप उस बात को पितृसत्तात्मक सोच रखते हुए बेटा पैदा नहीं कर रही, दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे? तो अगर बहुविवाह बंद होना चाहिए, जब इस देश में दूसरा विवाह पॉलीगेमी बैन हुआ, जब इस देश में आप देखिए कि जो दूसरे विवाह को बात कर दिया आपने, तो जो अलग अलग विवाह करने के जो धर्म जो इजाजत देते उनको बैन लेकिन एक चीज एक और भी है ना कि इसके आंसर ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि धर्म जो इजाजत देते हैं उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से आपने बता दिया 4 शादियां कर सकते हैं, ये तो जग जाहिर है, लेकिन कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्या कंडीशन है, ये किसी को नहीं बताया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी दुबे जी आपका, राजेश पासवान जी आपका, साथ ही साथ ताहिरा हसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को कि आखिर सिविल कोड क्या कह रहा है या फिर इसके आने से क्या होगा और फिर क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। बिल्कुल, तो हमने अभी तक आपको यह दिखाया कि सिविल कोड है क्या, लेकिन इससे फायदे क्या, नुकसान क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये तमाम चीजें न्यूज इंडिया आगे आपको बताएगा। साथ ही आपको हर स्टेट से वो सर्वे जो हमने किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लोगों की बात हम आप तक सीधे पहुंचाएंगे।